नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है एसिडिटी ऑफ वाटर, फिनोल और इथानॉल। मतलब इन तीनों की एसिडिटीज़ को उन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है। सबसे पहले अब एसिडिटी जिस चीज़ पे डिपेंड करती है वो चीज़ हम इन तीनों की कंपेयर करेंगे। एसिडिटी डिपेंड करती है, ठीक है, जो है एसिडिटी ये डिपेंड करती है कंजुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी पे आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन। इसका क्या मतलब है, जैसे मेरे पास ये एक एसिड है, हमें पता है कि एसिड H+ आइंस को डोनेट करता है। डोनेट का क्या मतलब है, उनको रिमूव करवाता है H+ आइन को, प्रोटॉन को, ठीक है, H+ आइन प्रोटॉन। ये मेरे पास एसिड है, अब इस एसिड से मैंने H+ आइन रिमूव करवाया क्योंकि एसिड H+ आइन रिमूव करवाते हैं, ठीक है। H+ आइन रिमूव हो गया और पीछे क्या बच गया, A बच गया और वो नेगेटिव उसके ऊपर सिंबल आ गया। डेफिनेटली इससे पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। अब ये जो बच गया मतलब H+ आइन रिमूव करने के बाद पीछे जो बच जाता है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। समझ आ गया है। अब अगर ये जो कॉन्जुगेट बेस है जो पीछे बच गई, अगर ये स्टेबल है तो हमारे पास जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं ये अनस्टेबल है, जो पीछे बच गई कंजुगेट बेस अनस्टेबल है, तो एसिड क्या हो जाएगा, वीक, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे मैं ले रही हूँ ना HCl, ठीक है, HCl जब H+ आइन डोनेट करेगा तो क्या होगा, H+ आइन डोनेट करेगा और पीछे बचेगा Cl नेगेटिव। अब ये H+ आइन है, ये प्रोटॉन ने डोनेट कर दिया, पीछे Cl नेगेटिव जो बच गया ना ये है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एसिड जब H+ आइन को रिमूव करवाता है पीछे जो बच जाता है वो होती है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव है। अब Cl नेगेटिव क्या होता है, स्टेबल, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड क्योंकि इसी HCl की जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या निकली, स्टेबल। अगर मैं देखूँ HF को, ठीक है, HF क्या करेगा, जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा पीछे बचेगा F नेगेटिव। F नेगेटिव क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, मतलब कि एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। तो मतलब कि जो HF होगा ये हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड होगा। अब अगर हमने इन चीज़ों की बात करें, वाटर, फिनोल और इथानॉल, सबसे पहले वाटर को देखते हैं। अब वाटर की एसिडिटी, वाटर वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है वो देखेंगे। अब वाटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ आयनाइज करता है। सेल्फ आयनाइज का क्या मतलब है कि वो खुद को ही आयंस में कन्वर्ट करवाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। वाटर है तो वो H+ आयन को लूज करेगा और H3O नेगेटिव आयन बनेगा। अब इसने दो आयन्स बना लिए, एक ये और एक ये इसने क्या किया, ऑटो आयनाइज किया, ठीक है। इसको कहते हैं कि ये वाटर ने ऑटो आयनाइज किया, ठीक है। अब इसने H+ आयन रिमूव कर दिया, ठीक है, तो हमें इससे पता चल रहा है कि वाटर एसिड है और वाटर बेस भी है। मतलब वाटर ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाटर एम्फोटेरिक होता है, एसिड भी बिहेव करता है, बेस भी बिहेव करता है। हम हमारा टॉपिक है एसिडिटी, तो हम इसकी एसिडिटी की ही बात करेंगे। H+ इसने रिमूव कर दिया, पीछे बच गया H3O, इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अभी जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्या है, ये होता है हमारे पास लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसकी वजह से हमें पता चल गया कि जो वाटर है वो हमारे पास क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक है। एक तो ये रीजन होगी कि ये सल्फर आयनाइज हुआ, हाइड्रोनियम आयन बना, वो लेस स्टेबल है तो ये वीक एसिड है। और ये चीज़ है कि जो इसका ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है Kw, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, Kw। वो Kw की वैल्यू बहुत कम होती है, 1 × 10⁻⁴ उसकी वैल्यू होती है, इसी वजह से ये एक वीक एसिड होता है, ठीक है। अब हमारे पास है फिनोल, ठीक है। इसकी एसिडिटी को अगर हम देखें तो फिनोल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब फिनोल से अगर हम H को रिमूव कर दें, ठीक है, तो H पॉजिटिव फिनोल से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास ये बचेगा। अब जब पॉजिटिव ये वाला रिमूव हो गया, ठीक है, तो O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। O के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसके लॉन्ग पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव रिमूव करने के बाद ये पीछे जो बच गया ये क्या होगी, फिनोल की कॉन्जुगेट बेस होगी, जो ऊपर मैं कंसेप्ट आपको समझा चुकी हूँ। अब ये जो है इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। अब फिनॉक्साइड आयन की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो फिनोल वीक एसिड होगा। अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने इसकी क्या बनाई है, इसकी 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। अब रेजोनेंस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी कि वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, मतलब कि एक स्पेसिफिक प्लेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पे मूव करते रहते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन में नहीं रहते। मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन की आपस में जो रिपल्शन होती है वो कम होती है, ठीक है। रिपल्शन कम होती है तो पूरे कंपाउंड की एनर्जी कम होती है। देखें अब इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि रिपल्शन क्या होगी, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी, ठीक है। अट्रैक्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी। रेजोनेंस की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम। जब एनर्जी कम होगी तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ठीक है। जब एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर रेजोनेंस की वजह से लेस एनर्जी होगी तो हमेशा क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। और अगर रेजोनेंस नहीं होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो फिनोल के अंदर रेजोनेंस होती है, उसकी वजह से एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये जो हमारे पास ये फिन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि फिनोल एज कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा स्टेबल है। समझ आ गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इथानॉल की तरफ। इथानॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ठीक है। अब इथानॉल से जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, CH3CH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, मतलब कि इससे ये जो हाइड्रोजन है ना ये हमने रिमूव कर दिया, तो डेफिनेटली पीछे ये वाला आयन बचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसमें H पॉजिटिव को रिमूव करने के बाद ये पीछे आयन बच गया, और ये आयन क्या है, इथानॉल की कॉन्जुगेट बेस है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये
स्टेबल है या नहीं है हमने ये देखना है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ओवरऑल जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज है। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ना तो इसका कोई डबल बॉन्ड है, ना इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉन पेयर्स हैं, ना डबल बॉन्ड है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन तभी होती है जब हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स तब होते हैं जब डबल बॉन्ड होता है। इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, इसमें सिंपल ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, और ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला, ये लोकलाइज्ड है। अब लोकलाइज्ड की वजह से ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी, और इस ओवरऑल मॉलिक्यूल की क्या होगी? हाई एनर्जी है। अब ओवरऑल मॉलिक्यूल की जब हाई एनर्जी है तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जब हाई एनर्जी होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। तो अब मॉलिक्यूल क्या है? लेस स्टेबल है, तो इथानॉल जो है वो एक वीक एसिड होगा इस वजह से। अब वीक एसिड क्यों होगा? क्योंकि जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो लेस स्टेबल है। अच्छा, तो जो हमने सारा कुछ ऊपर पढ़ा है उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फिनोल सबसे ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, और सबसे कम एसिडिक जो है वो हमारे पास क्या है? इथानॉल है। ठीक है, तो फिनोल हैज़ ग्रेटर एसिडिटी देन वाटर, एंड वाटर हैज़ ग्रेटर एसिडिटी देन इथानॉल। मतलब कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड फिनोल है और सबसे वीक एसिड इथानॉल है। ठीक है, और वाटर जो है वो इथानॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और फिनोल से कम स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ आ गया? और ये जो सारी इसकी रीजन हैं ये हमने ऊपर पढ़ी है। तो क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि हम इसकी एसिडिटी को कंपेयर करें, फिनोल की, वाटर की और इथानॉल की। तो जब एसिडिटी कंपेयर करेंगे तो हमने पहले वाटर का बताना है, उसकी एसिडिटी क्या है, किस तरह कम है। फिनोल का बताना है, उसकी एसिडिटी किस तरह, किस पे डिपेंड करेगी और वो किस तरह ज़्यादा है। और इथानॉल का बताना है कि उसकी एसिडिटी क्यों सबसे कम है। वो सारी रीजन हमने बतानी है। अच्छा, तो एक और तरीके आप ले लेते हैं कि हमने पढ़ा था पहले एसिडिटी डिपेंड करती है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर। और कॉन्जुगेट बेस क्या थी कि कोई भी कंपाउंड जब हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है अपने अंदर से तो जो पीछे बच जाता है वो होती है कॉन्जुगेट बेस। जैसे वाटर के अंदर जब उसने हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव करवाया तो पीछे क्या बचा था? ये। और हमने इसकी एसिडिटी को स्टडी किया था जो कि कम थी, तो मतलब कि ये वीक एसिड था। उसके बाद हमने बात की थी फिनोल की। फिनोल ने रिमूव करवाया था H पॉजिटिव को, उसके पीछे क्या बच गया था? फिन ऑक्साइड आयन बच गया था। तो इस फिन ऑक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी थी वो ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी? रेजोनेंस की वजह से। तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया था, ये वीक हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर हमने बात की थी इथानॉल की, जिसमें क्या था? इथानॉल की क्या बात की थी हमने? CH3 CH2OH था। तो इसने मतलब H पॉजिटिव आयन को जब रिमूव करवाया तो पीछे हमारे पास CH3 CH2O रह गया था। इसके जो नेगेटिव चार्ज था ये लोकलाइज था, मतलब कि ओवरऑल इस कंपाउंड में रेजोनेंस नहीं थी, तो ये लेस स्टेबल था। इसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया? वीक एसिड हो गया। तो अब ये कंपाउंड्स इनकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं किससे? इनकी कॉन्जुगेट बेसिस से। तो ये इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी, ये इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी, ये इसकी कॉन्जुगेट बेस होगी आफ्टर रिमूविंग देयर H पॉजिटिव आयंस। तो कॉन्जुगेट बेस का ही कांसेप्ट क्लियर हो गया, और वो स्टेबिलिटी को, मतलब कि एसिडिटी को, सॉरी स्टेबिलिटी को नहीं, एसिडिटी को किस तरह अफेक्ट करती है वो भी हमने देख लिया।